नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। भारत सरकार वर्ष 2017 तक देश के सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ेगी। केंद्र सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन में कमी की आशंका जताई। लखनऊ जिले के किसानों को मुआवजा वितरण शुरू। औषधीय पौधे लगाइए, जोखिम कम उठाइए। किसानों को हाइब्रिड बीज मिलेगा। उत्तर प्रदेश में भी उगेगा बीटी कॉटन और राहत के मानक में नहीं आने वाले किसानों को भी मिलेगी राहत। अब कृषि समाचार विस्तार से। किसान भाइयों, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत देश के सभी 6 लाख गांवों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। इसके लिए भारत नेटवर्क कार्यक्रम की तैयारी की गई है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी भारत सरकार ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया है। विशेषज्ञ समूह की एक रिपोर्ट के अनुसार इस योजना पर लगभग 70 से 75 हजार करोड़ रुपयों के खर्च होने की संभावना है। दरअसल ब्रॉडबैंड के अभी करीब 10 करोड़ उपभोक्ता हैं, लेकिन इनकी संख्या शहरी क्षेत्रों में अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की उपलब्धता अभी भी कम है। भारत सरकार के इस कदम से गांवों के विकास में तेजी और पारदर्शिता आएगी। देश में वर्ष 2014-15 के दौरान मॉनसून की बेरुखी, असामयिक वर्षा, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के चलते सकल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 85 लाख टन की कमी होने का अनुमान लगाया गया है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 25 करोड़ 70 लाख टन होने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल यानी वर्ष 2013-14 के दौरान उत्पादन रिकॉर्ड 26 करोड़ 55 लाख टन से अधिक का था। अगर गेहूं की बात की जाए तो पिछले साल की तुलना में इस साल पैदावार में 4% गिरावट होने की आशंका व्यक्त की गई है। प्राकृतिक आपदा जैसे असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से प्रभावित लखनऊ जिले के किसानों को मुआवजा देने का दूसरा चरण शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य आकस्मिकता निधि से जिले के किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए 6 करोड़ 85 लाख रुपए और दिए हैं। मुआवजा वितरण से संबंधित अधिकारियों ने बताया कि जिन गांवों में फसलों को अधिक नुकसान हुआ है, वहां मुआवजे का वितरण पहले किया जाएगा। किसानों को बदलते जलवायु परिवर्तन से फसल की रक्षा करनी है तो एक साथ कई फसलें लगानी होगी, तभी उनका जोखिम कम होगा। सीमैप यानी केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौध संस्थान लखनऊ में गत दिनों राष्ट्रीय तकनीक दिवस पर आयोजित गोष्ठी में सीमैप के वैज्ञानिकों ने कहा कि जलवायु में आ रहे परिवर्तन को समझना होगा। इसी के मुताबिक खेती के तरीकों और किस्मों में परिवर्तन लाना होगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि कई फसलें लगाकर किसान खेती में आने वाले जोखिम को कम कर सकते हैं। इस तरह अगर एक फसल में नुकसान होता है तो दूसरी फसल होने के कारण किसान की लागत नहीं डूबेगी। अधिकतर औषधीय और सगंध पौधे जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशील होते हैं। किसानों को मुख्य फसलों के साथ औषधि पौधों को भी लगाना चाहिए। औषधि पौधों की लागत कम होती है, रोग कीट कम लगते हैं, मुनाफा प्रायः ज्यादा होता है। इस मौके पर व्यवसायियों और किसानों की संयुक्त बैठक कराई गई। उद्देश्य था औषधीय व सगंध तेलों के खरीदार सीधे किसानों से कच्चा माल कम लागत में खरीद सकें और किसानों को कच्चा माल बेचने के लिए भटकना न पड़े। उत्तर प्रदेश सरकार ने पारदर्शी किसान सेवा योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकृत हर किसान को हाइब्रिड बीज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस संबंध में प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा जैसी फसलों के बीज कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब वो दिन दूर नहीं जब यहाँ भी दक्षिणी राज्यों की तरह बीटी कॉटन की फसलें लहलहाएंगी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में बीटी कॉटन की खेती करने की तैयारियां जोरों पर है। पिछले हफ्ते इस दिशा में सरकार ने प्रदेश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि शोध संस्थानों के साथ साथ संबंधित विभागों के शीर्ष अधिकारियों और किसान संगठनों के साथ संयुक्त बैठक की है। किसान भाइयों, बीटी कॉटन की खेती पर पहले कुछ किसान संगठन विरोध कर रहे थे। विरोध करने वाले लोग भी अब कुछ शर्तों के साथ बीटी कॉटन की खेती पर सहमत हो गए हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों से जुड़ा एक अहम फैसला लेते हुए बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से मृत उन किसानों के आश्रितों को भी आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया है जो राहत के तय मानक में नहीं आते हैं। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आए मृत किसानों के आश्रितों को सहायता राशि का चेक प्रदान किया। दैवीय आपदा में मृत किसानों के आश्रितों को 7 लाख की सहायता राशि प्रदान की गई। किसान भाइयों, तो ये थे आज के कुछ प्रमुख कृषि समाचार। आइए अब जानकारी लेते हैं खेती बाड़ी की कुछ समसामयिक बातों की। रबी की फसलों से खाली हुए खेत में गर्मी की जुताई करें। 15 दिन के अंतराल पर दोबारा जुताई करें। इससे लू और गर्मी की तपिश से खेतों में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और फफूंदी खत्म हो जाएंगे। गन्ने की फसल में 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहें ताकि खेत में नमी बनी रहे। खरपतवार नियंत्रण भी करते रहें। चोटी बेधक और अंकुर बेधक कीटों से ग्रसित पौधे को खुरपी द्वारा सतह से काट दें। गन्ने की पत्तियों के निचले सतह पर अगर कीटों के अंड समूह दिखें तो उन्हें नष्ट कर दें। मूंग, उर्द और लोबिया जैसी फसलों की 12 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्ती खाने वाले कीटों से रोकथाम के लिए इंडोसल्फान 35 EC की 1.25 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मूंग और उर्द की पत्ती धब्बा रोग से बचाव के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 किलोग्राम मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से 10 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करें। तिलहनी फसल सूरजमुखी में आवश्यकता अनुसार सिंचाई और निराई गुड़ाई करते रहें। पौधों की जड़ों पर 15 से 20 सेंटीमीटर मिट्टी चढ़ा दें ताकि पौधे हवा के झोंकों से गिरने ना पाएं। सूरजमुखी में हरे फुदको, बालदार सूंडी या तंबाकू की सूंडी का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर पर होने पर फास्फेमिडान 250 मिलीलीटर का 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों, खेतों के समतलीकरण का काम लेजर लैंड लेवलर अथवा करहा यंत्र से करें। इससे सिंचाई के समय सिंचाई जल खेत में समान रूप से फैलेगा। खेत में उपलब्ध पोषक तत्वों की जानकारी के लिए मिट्टी परीक्षण करवाएं। खेत को हरी खाद उपलब्ध करने के लिए ढेंचा या सनई की बुआई खेत की उर्वरता बढ़ाने के लिए करें। हरी खाद की फसलें 40 से 45 दिनों में पलटने के लायक हो जाती हैं। इसलिए धान की रोपाई के समय को ध्यान में रखते हुए हरी खाद की बुआई करें। आम और केला जैसे फलों को पकाते वक्त हानिकारक रासायनिक तत्वों से मुक्त रखने के लिए इसे रैपनिंग चेंबर में पकाएं। बागवानी मिशन के अंतर्गत रैपनिंग चेंबर लगाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के ताजा औसत भाव की। गेहूं बिजनौर की मंडी में 1450 रुपए, दादरी की मंडी में 1455 रुपए, मुजफ्फरनगर की मंडी में 1460 रुपए और बरेली की मंडी में 1455 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। चावल बिजनौर में 2090 रुपए, दादरी में 2120 रुपए, मुजफ्फरनगर में 2125 रुपए और बरेली में 2080 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। चना बिजनौर में 4800 रुपए, दादरी में 4680 रुपए, मुजफ्फरनगर में 4300 रुपए और बरेली में 4650 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। सरसों बिजनौर में 3350 रुपए, दादरी में 3400 रुपए, मुजफ्फरनगर में 3225 रुपए और बरेली में 3500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। गुड़ बिजनौर में 2385 रुपए, दादरी में 2410 रुपए और मुजफ्फरनगर में 2450 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। बैंगन बिजनौर में 760 रुपए, दादरी में 860 रुपए, मुजफ्फरनगर में 525 रुपए और बरेली में 1150 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। केला बिजनौर में 1230 रुपए, दादरी में 1030 रुपए, मुजफ्फरनगर में 1030 रुपए और बरेली में 1225 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। हरी मिर्च बिजनौर में 1910 रुपए, दादरी में 1650 रुपए, मुजफ्फरनगर में 2630 रुपए और बरेली में 1725 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। अदरक बिजनौर में 3500 रुपए,
मुजफ्फरनगर में 3,400 रुपए और बरेली में 3,350 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। खीरा बिजनौर में 410 रुपए, दादरी में 600 रुपए और बरेली में 725 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। आलू बिजनौर में 475 रुपए, दादरी में 425 रुपए, मुजफ्फरनगर में 380 रुपए और बरेली में 500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। प्याज बिजनौर में 1,280 रुपए, दादरी में 1,120 रुपए, मुजफ्फरनगर में 1,150 रुपए और बरेली में 1,400 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। टमाटर बिजनौर में 1,585 रुपए, दादरी में 1,500 रुपए, मुजफ्फरनगर में 1,370 रुपए और बरेली में 1,600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। सेब बिजनौर में 5,200 रुपए, दादरी में 6,400 रुपए, मुजफ्फरनगर में 6,325 रुपए और बरेली में 4,875 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1,000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1,000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में।
किसान भाइयों, अपने खेतों से अधिक उत्पादन और आमदनी कैसे प्राप्त की जाए, इसके लिए जरूरी है कि हम कम अवधि की फसलों का भी चयन कर सकते हैं, जैसे कि मक्का की फसल। मक्का को हम भुट्टे के तौर पर तो अपनाते ही हैं, इसके साथ ही हमारे किसान भाई उगाते हैं बेबी कॉर्न या मीठी मक्का के उद्देश्य से भी। गर्मी के मौसम में मक्के की खेती की देखभाल कैसे की जाए और आगामी जो फसल लेना चाह रहे हैं हमारे किसान भाई वैज्ञानिक ढंग से कैसे खेती कर सकते हैं, आज हम बात करेंगे इसी विषय पर विस्तृत रूप से। और जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रवि प्रसाद श्रीवास्तव जी। आप विभागाध्यक्ष हैं कृषि प्रसार कुलभास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज इलाहाबाद में। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब सभी दर्शक किसान भाइयों की तरफ से। डॉक्टर साहब, मक्का बहुउद्देशीय फसल है, हमारे किसान भाई उगाते भी हैं और काफी फायदे हैं, लेकिन हमारे किसान भाई ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे ले सकते हैं? किसान भाइयों, आप जानते हैं कि मक्का की खेती गर्मियों में किया जाता है। अब समय आ चुका है, आप 20 मई से 10 जून तक खेती कर सकते हैं। इसके पहले जो किसान भाई खेती किए हैं, मैं उनके लिए भी बताना चाहूँगा कि नकदी फसल है, ये आपके जीवन में बड़ा लाभदायक है, आपके आर्थिक उत्थान होगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खेती करें। जो किसान भाई मार्च अप्रैल में खेती किए हैं मक्का के, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि गर्मी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तापक्रम बढ़ गया है और आप मई में के लास्ट और जून के फर्स्ट वीक तक, प्रथम सप्ताह तक मक्का तैयार हो जाएगा, जो खेत में ही आप फसल को बेच देंगे और आपकी आर्थिक आय हो जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, फिर से एक नई खेती करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि तापक्रम, मौसम का मिजाज और जो आज की स्थिति परिप्रेक्ष्य में जो मौसम बदल रहा है, इसके अनुसार मैं राय दूंगा कि मक्का की सिंचाई करें और समय समय पर देख रेख करते रहें, जिससे कि आपकी आर्थिक उत्थान में, उपज में कोई कहीं कमी न रहे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मक्का की फसल कम अवधि की फसल है, उत्पादन भी कम समय में मिल जाता है हमारे किसान भाइयों को, तो जरूरत है कि विशेष देखभाल भी हो फसल की। तो सिंचाई के साथ क्या भूमि का आच्छादन या ऐसे कुछ कार्य हैं जिनको विशेष ध्यान दें? किसान भाई जो मक्का बो चुके हैं, अभी देखिए गर्मी काफी है, तो कम से कम इस समय जहां 10 से 12 दिन पर सिंचाई करते थे, अब इस समय सिंचाई की अवधि कुछ कम कर दीजिए, आप 1 हफ्ता पर सिंचाई करें और निराई गुराई करें। अब मैं उन किसान भाइयों को बताना चाहूँगा जो अगली फसल लेना चाहते हैं, वो है उसका समय 20 मई से 10 जून। तो मैं किसान भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस समय जमीन सूखी हुई है, नमी नहीं है, इसके लिए आप तराई और सिंचाई की व्यवस्था करें जिसमें तराई और उसमें नमी ज़्यादा रहे। तो पहले आप खेत में पानी लगावें, पानी लगाने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें, फिर पलटा दें, ट्रैक्टर से भी जुताई कर सकते हैं, देसी हल से भी जुताई कर सकते हैं। तो आप 3, 4, 5 जुताई करें जिससे कि मिट्टी की नमी बन जाए, तब आप मक्का की बुआई कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके साथ ही उद्देश्य मक्का की फसल के अलग अलग होते हैं। कहीं पर हमारे किसान भाई दाने के लिए करते हैं, कहीं पर भुट्टे के लिए, कहीं पर मीठी मक्का या कहीं पर बेबी कॉर्न के लिए। तो इनके लिए प्रजातियां भी अलग अलग होंगी, तो कौन सी प्रजाति सही होगी उन उद्देश्यों के लिए? किसान भाइयों, आप जानते हैं कि हम संकर मक्का, देसी मक्का बोते चले आ रहे, हमारी परंपरा खेती या आधुनिक खेती है और भारत एक कृषि प्रधान देश भी है, जो कि एक मोटे अनाज के तहत मक्का की खेती की जाती है और इससे हमारे 80% जनता इससे जिंदा हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कम से कम मक्का के लिए संकर और देसी जातियाँ, तो देसी जातियाँ बोएं, संकर जातियाँ बोएं, लेकिन जब भी बीज आप खरीदें तो प्रमाणित बीज लें। आप देखें कि बीज का अंकुरन बढ़िया हो, घुना हुआ बीज ना हो और साफ सुथरा हो, कंकर ना हो, मिट्टी ना हो, इसका ख्याल रखें। और जहाँ भी बीज लेना हो वहाँ देखें कि उस पर मोहर है या उस संस्था का कुछ है कि नहीं, सील मोहर है कि नहीं, इसको जरूर चेक करें। बीज की क्वालिटी और क्वांटिटी, मात्रा और गुण भी देखें क्या सही है कि गलत है। इसके अलावा मैं और भी बताना चाहूँगा कि आप संकर जातियाँ और देसी जातियाँ, इसकी 1 हेक्टेयर में बीज की मात्रा भी बता दूं, जैसे 15 से 20 केजी 1 हेक्टेयर में देसी
मक्का के लिए बो सकते हैं। जहां तक संकर मक्का की बात है वो 20 से 25 केजी, और चारे के लिए कभी कभी जिसके बाद बहुत लंबा पशु होते हैं वो चारा की भी व्यवस्था करते हैं, तो 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर बुआई करें। जी, कोई विशेष डॉक्टर साहब प्रजाति जो आप संशोधित करना चाहेंगे किसान भाइयों के लिए? देखिए किसान भाइयों, आप जानते हैं कि कुछ बहुत सी प्रजातियां हैं, जैसे गंगा 2, 5, 7, 11, फिर उसी तरह सोना है, और भी प्रजातियां हैं जो कि आप बाजार से लें, लेकिन ये सब प्रजातियां बहुत ही अच्छा है। इसके हिमालयन है, और भी रत्ना है, विजय है, तो बहुत सी प्रजातियां हैं, आप देख लें जो उचित प्रजातियां वही आप बोए। प्रजातियों के चयन के बाद डॉक्टर साहब बात आती है भूमि की बेहतर तैयारी हो, उसके जमाव के लिए, विकास के लिए कैसे करें इसकी तैयारी? किसान भाइयों, मैं पहले भी कहा खेती की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, खेत बढ़िया तैयारी करिए। मैंने कहा कि गर्मियों में अभी आप बुआई करने जा रहे हैं 10 दिन के बाद, तो आप खेत की खूब जोताई, खूब नमी, खूब सिंचाई कर लें कि आपकी नमी रहे, कि कम से कम बीज का अंकुरण बढ़िया से हो जाए। जब खेत में नमी नहीं रहेगा, जुताई अच्छा नहीं करेंगे, पलटा नहीं चलाएंगे, तो निश्चित है कि बीज का अंकुरण नहीं होगा। तो इसके लिए आप बढ़िया खेत की तैयारी करें। इसके साथ एक बात और बताना चाहूँगा कि देखिए, भूमि दोमट होनी चाहिए मक्का के लिए, और जल का निकास, खेत का निकास जल का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जल भरा रहे खेत में, इसका बहुत विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंचाई या बहुत ज़्यादा पानी का भी बर्दाश्त ये फसल नहीं करती हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो है 5 से 6-7 सिंचाइयाँ इसमें होती है, लेकिन पानी का निकास अति आवश्यक है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है हमारे उन किसान भाइयों के लिए जिन्होंने मक्के की फसल इस समय खेत में बो रखी है या बोने के लिए अपनी योजना बना रहे हैं। आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, खेती किसानी के बाद प्रस्तुत हैं मौसम समाचार। कल दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रही, इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। बदली और रुक रुक कर हवाओं के चलने से लोगों का पूरा दिन सुकून से बीता। कल का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री नीचे यानी 37 डिग्री पहुंच गया था। आज के मौसम की जानकारी देते हुए मौसम विशेषज्ञों ने बताया है कि आज गर्मी फिर सताएगी। आज तेज धूप निकलने की संभावना है। दोपहर बाद बादलों की आवाजाही के आसार बताए गए हैं। आज का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना व्यक्त की गई है। आर्द्रता 52% बनी रहेगी। हवा के 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चलने की संभावना व्यक्त की गई है। तो ये थे आज के मौसम समाचार। अगले अंक में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।